गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 22 सितंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण घटना हैं आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आपके आने वाली सभी आगामी एग्जामिनेशन में ये मदद पहुंचाएगा। आप अपने जोश व जुनून को बनाए रखिएगा और तैयारी इसी तरीके से करते रहिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज 22 सितंबर की जितने भी महत्वपूर्ण घटना हैं उनको बारी बारी से कर हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनकर आया है, पहला क्वेश्चन वो देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या बना आपके लिए? पहला क्वेश्चन बना है भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे हो गए। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब? 19 सितंबर को। जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया? तो भारत ने किस शहर में स्वर्णिम विजय मनाया है? वो तब मनाया जब भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए। कब? 19 सितंबर को। तो क्या होगा? जयपुर में, रायपुर में, गांधीनगर में या तिरुवनंतपुरम में? तो इसका आंसर हो जाएगा कहां? भारतीय सेना ने जयपुर में क्या मनाया है? स्वर्णिम विजय वर्ष। किस लिए मनाया है? तो भारत पाक युद्ध के विजय के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए थोड़ा जान लेते थे अच्छे तरीके से। देखिए, भारत पाक युद्ध, इंडियन पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। दुश्मन को धूल चटाने वाली भारतीय सेना के जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष यानी स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेट कर रही है। इसके तहत राजस्थान के जयपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कितने दिवसीय का? 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए, क्योंकि ये सैनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए एक एक कम से कम आर्मी के बारे में याद रखिएगा। इसमें तो थल सेना ने लड़ा था, लेकिन हम थल सेना के बारे में, वायुसेना के बारे में, नौसेना के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन आर्मी के बारे में अगर मैं जानूं तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। वहीं इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और नए थल सेना अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो आप इंडियन आर्मी के बारे में जान लीजिएगा कि एवरी ईयर कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी नए इसके सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, आइए थोड़ा इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार भदौरिया है। और वहीं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को एवरी ईयर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए इंडियन नेवी के बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन नेवी क्या है? भारतीय नौसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। वहीं भारतीय नौसेना दिवस एवरी ईयर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इतने डिटेल्स में जान रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो उसमें कुछ स्टैटिक्स पार्ट भी होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। करंट के साथ स्टैटिक्स पार्ट होते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएं, आप सेफ जोन में हो, इसीलिए हम इतनी डिटेल्स में आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो फेसबुक ने अपनी पॉलिसी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: राजीव अग्रवाल, राजीव लोचन, संजय श्रीवास्तव, अमरिंदर सिंह। तो फेसबुक ने जिसे अपनी पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है उसका आंसर हो जाएगा राजीव अग्रवाल यानी ए नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? राजीव अग्रवाल यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि फेसबुक से ये क्वेश्चन बनकर आया है इसलिए थोड़ा सा फेसबुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फेसबुक ने अपना किसे बनाया है? पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसे? राजीव कुमार को। तो फेसबुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पता कर लेते हैं कि फेसबुक क्या है। एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, साइट है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और इसका सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है सीईओ? कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आप इसे याद रखिएगा, नीचे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनकर आया है एक इंडेक्स के ऊपर। क्या इंडेक्स के ऊपर? देखिए क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो एक इंडेक्स आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उस इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मैं बता दूं कि ये जो इंडेक्स है WTPO के द्वारा, किसके द्वारा? WTPO के द्वारा, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की जाती है। मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिस रिपोर्ट को कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, मतलब वैश्विक नवाचार इंडेक्स, वो जारी की गई है 2021 में। इससे भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है 46, 40, 36, 38। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस बार जो भारत को रैंक मिला है वो मिला है, कौन सा रैंक? वो मिला है 46। कौन? ए नंबर 46। आइए थोड़ा डिटेल्स में इसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए क्या है, ये देख रहे होंगे आप, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की घोषणा कर दी गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कर दी गई है, जिसमें भारत को रैंक मिला है कौन सा? आप याद रखिएगा 46। कौन सा? 46। ठीक है, चलिए देखिए, विश्व नवाचार सूचकांक इसको बोलते हैं, या इंग्लिश में आप इसे बोलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, विश्व नवाचार सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, इस तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में समर्थन हो, इसलिए की गई थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा की जाती है। तो कितना याद रखिएगा, किसके द्वारा की जाती है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा की जाती है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए क्या है इसका उद्देश्य, क्या है विश्व, ये जो इंडेक्स जारी की जाती है इसका उद्देश्य क्या है? संगठन का दावा है कि इस रिपोर्ट से विश्व भर के देशों की सरकारों को अपने यहाँ नवाचार बढ़ाने, मतलब एक तरीके से इनोवेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका मूल उद्देश्य नए विचार और तकनीकों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में सामाजिक क्या करना है? शामिल करना है। GII मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट को सरकारें अपनी चुनौती को सुधारने का जरिया मानती है, जो मौजूदा स्थिति में बदलाव करने में मदद करता है। तो ये तमाम चीजें आप समझिएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की स्थिति में सुधार आया है। स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2 पायदान की छलांग लगाया है। पहले 2020 में 48 था, अब वो 2021 में किस स्थान पे है? 46वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 46वें स्थान पे है। यानी भारत अब बेहतर धीरे धीरे नवाचार में कर रहा है। ठीक है, देखिए भारत लगातार अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, बढ़ रही है। साल 2015 में यहां भारत का GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 81 था, वहीं 2021 में 46वें पायदान पर पहुंच गया। मतलब बेहतर हम कर रहे हैं इसमें। यह सुधार स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाने, सरकारी और निजी संगठनों की तरफ से शोध पर जोर दिए जाने से आया है। यानी भारत अब नवाचार, ये तमाम चीजें भारत में अब जोरों शोरों से चल रहा है। भारत इसमें रैंकिंग अपनी सुधार रही है। ठीक है, थोड़ा रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में जान लेता हूं कि विश्व में सबसे पहला रैंक पर कौन है। इस पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवें पर कोरिया गणराज्य, छठे पर नीदरलैंड, सातवें पर फिनलैंड, आठवें पर सिंगापुर, नौवें पर डेनमार्क और 10वें पर जर्मनी। ये टॉप 10 देश है जिसने नवाचार यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बेहतर किया है। फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और भारत का रैंक कौन सा है? 46। आप इसे याद रखिएगा। किसके द्वारा की जाती है रिपोर्ट? किसके द्वारा जारी की जाती है? WIPO के द्वारा। किसके द्वारा? WIPO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, और दुनिया भर की, याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। मतलब 132 देशों के बारे में ये क्या करता है? रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? WIPO के द्वारा। और WIPO के बारे में क्या होता है? इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये संयुक्त राज्य या संयुक्त संगठन की क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के द्वारा, WIPO के द्वारा ही क्या जारी की जाती है? ये जारी की जाती है ये
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो आइए WIPO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WIPO की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। WIPO की सदस्यता 193 सदस्य देश है। यहीं इसके महानिदेशक कौन है? डेरेन टैंग। कौन है? डेरेन टैंग। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है। प्रत्येक साल किस तारीख को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पीस दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाई जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: 21 सितंबर, 22 सितंबर, 19 सितंबर, 23 सितंबर। तो प्रत्येक साल किस तारीख को मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक साल मनाई जाती है 21 सितंबर को। क्या चीज? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे हर इंसान को अपनी शांति अपने अंदर खोजनी होगी और शांति वास्तविक होने के लिए बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित होनी होगी। मतलब महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि हर व्यक्ति को शांति अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। और अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है एवरी ईयर 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को। ठीक है, देखिए हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह पहल है कि इस 24 घंटे अहिंसा संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्श को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 का क्या थीम है? यह थीम आप याद रखिए, एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनः प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, इक्विटेबल एंड ये क्या? सस्टेनेबल वर्ल्ड। शांति का जश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कृतज्ञों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर और हम ठीक हो जाएं के रूप में मनाया जा रहा है। आप इस तरीके से जानिएगा थीम क्या है इस बार? एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। तो आप याद रखिएगा 2021 का ये थीम है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष की विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया था। ठीक है, कि मनाया जाएगा एक तरीके से कि लोग अब क्या करें? अहिंसा के रूप में आगे बढ़े, अब जितनी भी अहिंसा है उसको विराम दे। ठीक है, विश्व शांति दिवस का क्या महत्व है? इस महत्व पर गौर फरमाते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम की घोषणा की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र शांति की शुरुआत घंटी बजाकर की जाती है। यह घंटी अफ्रीका के अलावा सही महाद्वीपों के बच्चों द्वारा दान किए गए सिक्कों से बनाई गई है। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की पहल है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अभी वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? श्री एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के क्या है? ये महासचिव है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि ये व्यक्ति को आप देख रहे होंगे जिनका हाल में ही निधन हो गया। ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। क्या थे? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जिनका हाल में ही निधन हो गया, जिनका आप फोटो देख रहे हैं। इनका नाम क्या है? ऑप्शन है महंत नरेंद्र गिरी, महंत उमेश गिरी, स्वामी सच्चिदानंद, आचार्य श्रीदेव जी। तो इसका आंसर हो जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का हाल में ही निधन हो गया, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। पर पिछले साल अयोध्या टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के एक साल बाद गिरी की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद की एक बैठक ने यह प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के तर्ज पर वाराणसी में मथुरा में हिंदू मंदिरों को मुक्ति कराने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे। ठीक है, हाल ही में गिरी ने अखाड़ा परिषद को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल करने की भी मांग की थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महंत नरेंद्र गिरी, जिनका निधन हो गया है। यह 2016 में गिरी ने पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान ही परिषद ने कथित रूप से नकली सुसंत थे कि एक सूची जारी की। 2019 में गिरी दूसरी बार परिषद के प्रमुख चुने गए थे। किस परिषद के? अखाड़ा परिषद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? विकी कौशल को, अनुपम खेर को, माधुरी दीक्षित को या मनोज वाजपेयी को? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम खेर को। किसे किया गया है? अनुपम खेर को यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली, पता नहीं मतलब फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। तो बताइए, मतलब अफ्रीका और रूस में, मतलब दो चोटियों को सबसे तेज पार करने वाली वो कौन सी महिला है जो ये कारनामा करके दिखाई है? और ये अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों क्या की है? फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई है। नाम है रीमा चौधरी, दूसरा नाम है गीता सामोता, तीसरा नाम है मनोरमा महापात्रा और डी नंबर है प्रियंका अस्थाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या बी नंबर आंसर हो जाएगा? गीता समोता। देखिए इसको अच्छे तरीके देखते हैं। देखिए, गीता समोता दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। ये आप फोटो देख रहे होंगे इनका। देखिए समोता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF के साथ काम करती है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की काम के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। ठीक है, गीता समोता 2011 में CISF में शामिल हुई थी, 2012 में ये यूनिट में थी। तो आप इसे याद रखिएगा। उन्होंने माउंट संतोपत जो 7000 इतना मीटर उत्तराखंड में स्थित है, माउंट लोबूचे नेपाल में है, को भी इन्होंने फतह किया था। याद रखिएगा, यह CISF के माउंट एवरेस्ट के अभियान दल की टीम के सदस्य भी थी। ठीक है, चलिए देखिए, CISF की अधिकारी है गीता समोता। अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटी में फतह करने वाली मतलब चढ़ने वाली सबसे तेज भारतीय भी बनी है। इस माह की शुरुआत मतलब इस महीने की शुरुआत में जब इंस्पेक्टर गीता समोता के रूस में माउंट अल्ब्रेस, रूस में कौन सा है? माउंट अल्ब्रस को फतह किया। वहीं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये, जबकि माउंट अल्ब्रेस रूस में कितना मीटर है? 5642 मीटर रूस में है। ठीक है, वहीं कलिमंजारो चोटी जो 5895 मीटर है, जो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक कलिमंजारो और दूसरा कौन सा है? माउंट अल्ब्रस। इन दोनों चोटी को सबसे तेज फतह करने वाली भारतीय धावक कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? गीता समोता। ठीक है, क्योंकि CISF की ये सदस्य रही है, CISF की ये इंस्पेक्टर रही हैं। तो CISF के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एग्जीक्यूटिव इसके कौन है? सुधीर कुमार। कौन है? सुधीर कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन बना है कि भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया है? तो भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है समुद्री शक्ति या समुद्र शक्ति। क्या नाम है? समुद्र शक्ति, जिसका तीसरा संस्करण हुआ है। कितना संस्करण हुआ? तीसरा संस्करण हुआ। यह भी आप गौर फरमाइएगा। तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। देखिए, भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना ने समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लिया है। आप इसे फोटो देख रहे होंगे यहां पर नौसेना का। देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का यह तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस तरह के एक अभ्यास की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कौन सा जहाज इसमें हिस्सा लिया है? शिवालिक और कौन सा? कदमट करके पहले ही इंडोनेशिया के जकार्ता ये पहुंच चुके हैं। तो दो याद रखिएगा, शिवालिक और कदमट करके भाग लिया है, इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ावा के लिए इंडोनेशिया नौसेना के बीच ये समुद्री शक्ति में भाग ले रही है। आइए, इंडोनेशिया में भाग ले रही है, इसीलिए इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता है। इसके हेड ऑफ स्टेट का नाम है जोको विडो। मेजर आइसलैंड देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा आयरलैंड है? जावा, बोर्नियो, सुमित्रा, ये कई प्रकार के यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आइसलैंड है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री भी कौन है? इंडोनेशिया ही है। और बिगेस्ट बौद्धिस्ट टेम्पल, विश्व का सबसे बड़ा बौद्धिस्ट टेम्पल भी कहाँ है? तो वो है कहाँ पर? वो है इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए आगे।
आज का लास्ट क्वेश्चन है उद्योग जगत में, सॉरी ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, साइलेंस मिस्त्री को या गौतम अदानी को? तो जिसे प्रदान किया गया है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, वो किया गया है गौतम अदानी को, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यही है गौतम अदानी। ठीक है, देखिए गौतम अदानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। कौन है? अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर अदानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और ताकतवर भारत और भारतीयों के लिए एक भारत का दृष्टिकोण हमारा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों एवं छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें बड़े राज्यों में एवं छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात और गोवा, गुजरात और मेघालय, महाराष्ट्र और मेघालय, केरल और गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पे है। कौन से सूचकांक में? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जारी की गई है। देखिए क्या है, अब देख रहे होंगे खाद्य की तरफ गाड़ी ये बोट जा रहा है जिसमें कई सारे फल सब्जी ये सब है। ठीक है, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जारी किया है। मंत्री ने वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया है। देखिए ये लिस्ट है। बड़े राज्यों में गुजरात सबसे पहले, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में देखिए गोवा, मेघालय, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश में देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और नई दिल्ली। ठीक है, तो आप एक प्रकार से लिस्ट इसको देख लीजिएगा। ये FSSAI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 2011 में। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? रीता ट्योटा करके इनका चेयरमैन है इनका, और अरुण सिंघा करके क्या है इनके, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, चलिए ये जितने भी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज हमने आपके समक्ष लेकर आया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आने वाले सभी एग्जामिनेशन जो बिहार बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो या किसी भी स्टेट के द्वारा कोई भी संचालित गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उसमें करंट अफेयर्स अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ये मदद पहुंचाएगा। चलिए फिर कल इसी जोश व जुनून के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।